जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अमृत एकेडमी पे। हम लोग सीटेट मैथ साइंस की सीरीज में आज साइंस का चैप्टर फोर्स एंड प्रेशर को डिस्कस करेंगे। अभी तक हमने 3 चैप्टर डिस्कस कर लिया है। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले पुरानी क्लासेस को देख लीजिए। सीटेट टारगेट के नाम से पूरी प्लेलिस्ट बना रखा है हमने। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम क्या क्या लेने वाले हैं, सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे। देन इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस ले रखे हैं जिसकी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहले मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस है ये दिखा देता हूँ क्या क्या आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं। देखिए, ये बायोन सोर्स को भी डिस्कस करेंगे और ये कुछ नोट्स हैं जो कि मैं डिस्कस करूंगा, उसको पीडीएफ फॉर्म में मैंने यहाँ लगा रखा है, ये भी आप लोग देख सकते हैं। और ये कुछ हमारे पास प्रैक्टिस क्वेश्चन है जिनको हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आ जाइए आज की क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। देखते हैं क्या होता है फोर्स और इससे कैसे क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, देखिए, ये फोर्स क्या होता है, एक तरह का, ये जो इसके फोर्स की हिंदी होती है बल। ठीक है ना, ये पुलिंग और पुशिंग मतलब किसी भी वस्तु को खींचना या फिर धकेलना, धक्का देना, ये जो आभास होता है इसी को बोला जाता है फोर्स। ठीक है, और अब इसको देख लेते हैं इनके किसने कौन कौन से टाइप्स है और इसकी यूनिट क्या है। ठीक है, देखिए, जो फोर्स होता है जो इसकी यूनिट होती है वो न्यूटन होती है और इसे कैपिटल एन से डिनोट किया जाता है। ठीक है, अच्छा, अब किसी वस्तु पर फोर्स लगाया जा रहा है तो वो वस्तु पे कुछ ना कुछ प्रभाव छोड़ेगा अपना। तो क्या क्या प्रभाव छोड़ सकता है? देखिए, वो कई तरह के प्रभाव छोड़ सकता है। कि देखिए, जैसे ये अगर एक ऑब्जेक्ट है, इस पे हमने सपोज ये फोर्स लगाया इधर से। ठीक है, एक फोर्स हमने अप्लाई किया, तो वो हो सकता है इसको उसकी फोर्स की डायरेक्शन में इसको प्लेस कर दे, इसकी डायरेक्शन में मूव करा दे, या मूव ना भी कराया जाए तब भी वो फोर्स अप्लाई होता है। ठीक है ना, ये मतलब बल की दिशा में विस्थापित कर देना या विस्थापित करने का प्रयास करना, दोनों ही केसेस में वो फोर्स बोला जाता है। ठीक है, अब ये इसमें क्या कर सकता है, या तो देखिए, पहला ये इसके शेप में चेंजेस ला सकता है। मतलब अगर कोई बॉडी मान लो बहुत ज्यादा रिजिड है, कोई बॉक्स है, अगर उस पे प्रेशर अप्लाई कर करके उसके शेप को चेंज किया जा सकता है, जैसे इस गुटके को इस तरह से भी पिचकाया जा सकता है। तो एक तो इसके शेप में चेंजेस लाया जा सकता है। दूसरा क्या है, इसके डायरेक्शन को चेंज कर दे सकता है। जैसे कोई वस्तु है, मान लो इस तरह से अ, इस तरह से ब्लॉक रखा हुआ है, इस पे हमने कोई फोर्स अप्लाई किया, पहले ये किसी और डायरेक्शन में था, तो इसके डायरेक्शन को चेंज करके सपोज इस डायरेक्शन में ये सेट कर सकता है। तो फोर्स क्या कर सकता है, उसके डायरेक्शन को भी चेंज कर सकता है। ठीक है, दूसरा क्या काम कर सकता है, ये ऑब्जेक्ट की लेंथ को भी चेंज कर सकता है। ये कैसे पॉसिबल है लेंथ को चेंज करना? सपोज दैट आपके पास कोई स्प्रिंग हो, पहले स्प्रिंग जब अपने सेचुरेटेड मोड में होती है तो उसकी लेंथ कुछ कम होती है, अगर उस पे फोर्स लगा के खींचा जाए तो उसकी लेंथ बढ़ जाती है ना। तो फोर्स क्या काम का क्या क्या चेंजेस ला सकता है, उसके शेप में, ऑब्जेक्ट के, और ऑब्जेक्ट के डायरेक्शन में, और ऑब्जेक्ट के लेंथ में ये चेंजेस ला सकता है। ठीक है ना, ये तो हमने फोर्स का प्रभाव देख लिया और हमने इसकी यूनिट देख लिया। ठीक है, अब हम देखते हैं कितने टाइप के फोर्स होते हैं। ठीक है ना, तो देखिए, मेजरली जो हमें फोर्स के टाइप देखने हैं जहां से क्वेश्चन बनते हैं, वो बनते हैं, देखिए, एक तो कांटेक्ट फोर्स जिसको संपर्क बल कहा जाता है। दूसरा होता है नॉन कांटेक्ट फोर्स जिसे गैर संपर्क बल कहा जाता है। ठीक है ना, अब देखते हैं कांटेक्ट फोर्स क्या होता है। देखिए, कांटेक्ट फोर्स ऐसा फोर्स होता है जिसे हम किसी ऑब्जेक्ट पे अप्लाई करने के लिए हमें ऑब्जेक्ट को टच करना पड़ता है, उसके संपर्क में आना पड़ता है। ठीक है ना, इसके कई सारे एग्जांपल्स हैं। जैसे फ्रिक्शनल फोर्स जो होता है हमारा, घर्षण, घर्षण बल एक तरह का संपर्की बल है, मतलब कि कांटेक्ट फोर्स है। घर्षण बल लगाने के लिए दो सतहों में टच होना जरूरी होता है। ठीक है, ये हो गया कांटेक्ट फोर्स, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है कांटेक्ट और नॉन कांटेक्ट फोर्स है। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है जैसे मस्कुलर पेशीय बल। ठीक है ना, मस्कुलर फोर्स भी एक तरह का हमारा कांटेक्ट फोर्स होता है। मस्कुलर फोर्स से मतलब होता है, जैसे मान लो कोई वॉल है, कोई दीवार है, उस पे अगर हम धक्का लगा रहे हैं तो हमारी मांसपेशियां वर्क कर रही हैं। ठीक है ना, जो हमारी मांसपेशियों में थकान हो जाता है ये मस्कुलर फोर्स की वजह से ही होता है। ठीक है, तो ये भी एक कांटेक्ट फोर्स पे काउंट होता है। ठीक है, तीसरा अगर हम कांटेक्ट फोर्स की देखें तो एयर प्रेशर्स की बात करें, जैसे कोई चीज मान लो प्लेन है या कोई चीज है, अगर वो एयर में
ट्रेवल कर रही है तो उस पे एयर के द्वारा उस पे कुछ फोर्स लगाया जाता है टचिंग की वजह से, जब एयर उस पे टच करता है तो, ठीक है ना। तो इस टाइप के भी फोर्स को कांटेक्ट फोर्स कहा जाता है। तो मीन्स सिंपल सी बात है कि कांटेक्ट फोर्स वो फोर्स होते हैं जिसमें हमें ऑब्जेक्ट को टच करना पड़ता है फोर्स अप्लाई करने के लिए, ठीक है। तो ये हमारा कांटेक्ट फोर्स के एग्जांपल हो गए, आप ये देख सकते हैं। उसके बाद हमारा आ जाता है नॉन कांटेक्ट फोर्स, मतलब कुछ ऐसे फोर्स होते हैं जो ऑब्जेक्ट पे प्रभाव तो डालते हैं लेकिन वो संपर्क में नहीं आते हैं, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स। अब देखिए ग्रेविटेशनल फोर्स, मान लो अर्थ अर्थ तो नीचे है लेकिन कोई ऑब्जेक्ट ऊपर है, मान लो कोई छत पे खड़ा है या वहां से कोई चीज छोड़ रहा है, तो वो अर्थ से छत से नीचे की तरफ क्यों आ रहा है? वो अर्थ के अट्रैक्शन फोर्स की वजह से आ रहा है, जबकि अर्थ और उस ऑब्जेक्ट में अभी कोई टचिंग नहीं है, ठीक है ना, संपर्क कोई नहीं है, फिर भी वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो इस तरह के फोर्स को क्या बोला जाता है? गैर संपर्की फोर्स या फिर नॉन कांटेक्ट फोर्स बोला जाता है। ग्रेविटेशनल फोर्स को गुरुत्वाकर्षण बल भी कहा जाता है, ठीक है ना। अच्छा, एक चीज गुरुत्वाकर्षण बल का यहीं पे ये भी याद रखो, दुनिया की कोई सी भी दो वस्तुएं होती हैं तो वो एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती हैं, और वो किस फोर्स से अट्रैक्ट करती है उसके लिए एक फार्मूला होता है, F इज इक्वल टू G m1 m2 अपान उनके बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर, उसको डी स्क्वायर ले लीजिए या आर स्क्वायर से डिनोट किया जाता है, ठीक है ना। तो ये होता है फोर्स, किन्हीं भी दो वस्तुओं के बीच लगने वाला फोर्स होता है या अट्रैक्शन फोर्स होता है, ठीक है। ये होता है हमारा नॉन कांटेक्ट फोर्स। और एक एग्जांपल तो ग्रेविटी का हो गया नॉन कांटेक्ट का, दूसरा एग्जांपल होता है मैग्नेटिक। जो मैग्नेटिक होता है, देखिए आप दो मैग्नेट को रखेंगे वो पास पास नहीं भी रहेंगे तब भी एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। अच्छा, एक चीज और भी होता है, मैग्नेट के बीच में ना प्रतिकर्षण बल भी काम करता है, अट्रैक्शन के साथ साथ प्रतिकर्षण बल भी काम करता है, रिफ्लेक्शन फोर्स भी काम करता है, ये कई बार पूछा गया है, ठीक। तो ये बात याद रखेंगे, मैग्नेटिक फोर्स भी हमारा क्या होता है? नॉन कांटेक्ट, मतलब गैर संपर्की बल होता है। उसके बाद एक होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स, ये भी हमारा क्या है? नॉन कंडक्टिंग फोर्स में काउंट होता है, ठीक है ना। तो यहाँ हमने फोर्स के बारे में देख लिया, अब इससे रिलेटेड और थोड़ी चीजें हम लोग देखते हैं क्या क्या इससे रिलेटेड टॉपिक है। अब देखिए, फोर्स का एक फार्मूला होता है, फोर्स कितना फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पे अप्लाई हो रहा है उसका मेजरमेंट के लिए एक फार्मूला होता है। आप लोगों ने नाइन्थ स्टैंडर्ड में रहे होंगे तो पढ़ा होगा कि F इज इक्वल टू एम ए। एफ यहाँ पे फोर्स को डिनोट करता है, एम होता है मास ऑफ ऑब्जेक्ट को, ए होता है एक्सीलरेशन, जिसको एक्सीलरेशन को हिंदी क्या बोलते हैं? त्वरण, जो त्वरण होता है, ठीक है ना। किसी वस्तु को उसके मास के साथ और उसके त्वरण को मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो वो फोर्स कैलकुलेट होकर के आ जाता है, ठीक है ना। अब देखिए, फोर्स जब हम किसी ऑब्जेक्ट पे अप्लाई करते हैं, कई तरीके से फोर्स अप्लाई किया जाता है। तो यहाँ पे जो फोर्स मेजर होता है दो तरीके से मेजर होता है, एक तो बैलेंस फोर्स और एक अनबैलेंस फोर्स। अब बैलेंस फोर्स से क्या मतलब है? जैसे मान लो अगर ये मेरा हैंड है, मैं इस पे इधर से जितना फोर्स लगा रहा हूं उतने ही इधर से भी फोर्स लगाऊं तो ये स्टेबल स्टेट में हो जाएगा। मतलब मान लो जैसे ये ब्लॉक रख रखा है मैंने, ये ब्लॉक है, ठीक है। एक कोई लड़का है, कोई बालक है, इधर लेफ्ट साइड से 10 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर रहा है, कोई दूसरा बालक है वो भी 10 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर रहा है राइट साइड से। तो अब ये ऑब्जेक्ट यहीं पे स्टेबल बना रहेगा, ठीक है ना। तो ऐसी सिचुएशंस को हम लोग क्या बोलते हैं? बैलेंस फोर्स की कंडीशन। अगर कुछ एग्जांपल की बात करें बैलेंस फोर्स की, तो जैसे स्कूलों में कई बार गेम होता है टग ऑफ फोर्स, जिसको हम लोग रस्साकसी का गेम कहते हैं, उसमें भी आप लोग देखते होंगे तो कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि दोनों तरफ की पार्टियों में जो फोर्स अप्लाई होता है खींचने का, वो सेम सेम हो जाता है। तो उस सिचुएशन में रस्सी जो होती है बिल्कुल स्ट्रेट हो जाती है, स्टेबल हो जाती है। तो इस टाइप के फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? बैलेंस फोर्स बोलते हैं, ठीक है ना। अब आता है एक अनबैलेंस फोर्स। तो अनबैलेंस का फोर्स मतलब इसका उल्टा हो जाएगा कि एक तरफ से लगने वाला फोर्स के जो यूनिट है वो ज्यादा हो जाए अदर तरफ से लगने वाले फोर्स का। मतलब जैसे ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ, लेफ्ट से हमने 10 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया, बल अप्लाई किया, बाई तरफ से सॉरी राइट साइड से कोई पर्सन है जो 5 न्यूटन से रोक रहा है, तो ये इसी डायरेक्शन में मूव कर जाएगा, ठीक है ना। जिधर का फोर्स ज्यादा होता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है? ऑब्जेक्ट मूव कर जाता है। तो ये हमारा बैलेंस और अनबैलेंस की कंडीशन हो गई, ठीक है। आ जाते हैं अपने और कुछ टॉपिक है इनको डिस्कस, अब देखते हैं हम लोग प्रेशर के बारे में, ठीक है ना, क्योंकि इस चैप्टर में फोर्स और प्रेशर दोनों को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। अब देखिए प्रेशर क्या होता है? किसी भी
यूनिट एरिया पे, जैसे हमारा ये हाथ है, इस पे हम लोग कोई परपेंडिकुलर ये फोर्स अप्लाई करते हैं ना, तो इसी को जो काउंट किया जाता है, इसको जो मेजर किया जाता है, इसी का नाम प्रेशर होता है, दाब होता है। इसका जो फार्मूला भी होता है वो क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है ना। पी से इसको देखो, P इज इक्वल टू एफ अपान ए होता है, एफ डिनोट करता है फोर्स को, ए होता है एरिया को। इसका ये पॉइंट बहुत अच्छे से याद रखना है कि जो फोर्स और एरिया का संबंध होता है, रिलेशन होता है, विपरीत रिलेशन होता है, इनवर्स रिलेशन होता है। इनवर्स रिलेशन का मतलब हो गया कि P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/a, मतलब एरिया। इनवर्सली प्रोपोर्शनल से मीनिंग क्या होता है कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट पर प्रेशर को बढ़ा रहे हो, प्रेशर को अगर हम बढ़ाएंगे तो उस सिचुएशन में एरिया को हमें कम करना पड़ेगा, ठीक है, एरिया को घटाना पड़ेगा। अगर हम चाहते हैं किसी ऑब्जेक्ट पर दाब मतलब प्रेशर कम लगे तो उस सिचुएशन पे हमें उसकी एरिया को बढ़ा देना होगा, ठीक है ना। अब इस ये हो गया। जैसे फॉर एग्जांपल की बात करें कि जो हमारा स्कूल का बैग होता है, उसकी जो ये बेल्ट होती है, आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत चौड़े लगाए जाते हैं। क्यों लगाए जाते हैं, ताकि जो एरिया है ना बेल्ट का, ये बढ़ जाए और उस पे लगने वाला जो दाब है वो कम हो जाए, ठीक है ना। वहीं पे आप लोगों ने एनसीईआरटी का एग्जाम्पल देखा होगा, पूछा जाता है कि चाकू को पतला क्यों किया जाता है, तीखा करने के लिए। तो चाकू को पतला इसलिए एरिया उसकी कम की जाती है ताकि उस पर प्रेशर अच्छे से लगे, ज्यादा लगे, और कोई भी ऑब्जेक्ट जो है हमें काटना है वो आसानी से कट जाए, ठीक है। अब हम लोग प्रेशर की यूनिट की बात कर लेते हैं, क्या होता है। तो इसी फार्मूले से हम लोग यूनिट कैलकुलेट कर लेंगे। तो देखिए, प्रेशर हमारा होता है फोर्स अपॉन एरिया, तो फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, एरिया की यूनिट क्या होती है, मीटर स्क्वायर। तो हम अगर दोनों की एरिया को एक साथ बात करें तो न्यूटन मीटर स्क्वायर, या इसको इस तरह से भी लिखा जाता है, न्यूटन मीटर की पावर -2, ठीक है ना। इसी की यूनिट का नाम पास्कल भी है, ठीक है ना। तो कई जगह पूछा जाता है दाब की यूनिट क्या है, पास्कल भी इसी की यूनिट है, ठीक है। तो यहां तक हमने ये डिस्कस कर लिया। आज ये कुछ पॉइंट और है, उसको देख लेते हैं। अच्छा देखिए, डेंसिटी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोई ऑब्जेक्ट जो है किसी भी लिक्विड में, किसी भी तरल में किस कंडीशन में फ्लोट करेगा मतलब तैरेगा, और किस कंडीशन में डूब जाएगा मतलब सिंक कर जाएगा। तो ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं डेंसिटी पे, रिलेटिव डेंसिटी पे। रिलेटिव डेंसिटी का क्या मतलब होता है, जिस ऑब्जेक्ट को हम लोग फ्लोट करवाना चाहते हैं या सिंक करवाना चाहते हैं, उस ऑब्जेक्ट की डेंसिटी और उसके संपर्क में जिस लिक्विड में हम लोग उसे तैराना या फ्लोट कराना चाहते हैं, उसकी डेंसिटी का जो संबंध होता है, उससे डिसाइड होता है कि कोई ऑब्जेक्ट फ्लोट करेगा या फिर उसमें सिंक कर जाएगा, ठीक है। तो देखिए क्या होता है, जैसे वाटर की अगर डेंसिटी की बात करें तो ये होता है 1 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। जैसे डेंसिटी का फार्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम, किसी भी ऑब्जेक्ट का मास और वो कितना एरिया घेरे हुए है, कितना उसकी उसका वॉल्यूम है, ठीक है ना, ये हो गया। अब देखिए, कोई भी ऑब्जेक्ट डूबेगा कब, जैसे सपोज एक एक्स कोई ऑब्जेक्ट है इस, और यहाँ पे वाटर है, ठीक है ना। अगर इसकी डेंसिटी हमने मान लिया 1.5 है, ऑब्जेक्ट की डेंसिटी 1.5 है, वहीं पे वाटर की डेंसिटी अगर हमने मान लिया 1 है, ठीक है ना। तो अब जो ऑब्जेक्ट है उसकी डेंसिटी तो डूबने वाले लिक्विड से ज्यादा है। इस कंडीशन में क्या होगा, ऑब्जेक्ट डूब जाएगा, डेंसिटी ज्यादा होगी तो वो डूब जाएगा। वहीं अगर डेंसिटी कम होती है तो ऑब्जेक्ट तैरता रहता है। तो देखिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट अगर ग्रेटर है डेंसिटी ऑफ लिक्विड, मतलब कि तरल पदार्थ जिसमें डुबाना या तैराना चाहते हैं, तो इस कंडीशन में ऑब्जेक्ट क्या होता है, डूब जाता है, ठीक है ना। तो अगली कंडीशन क्या होता है, वहीं अगर डेंसिटी ऑब्जेक्ट की क्या हो जाए, कम हो जाए, किससे, जिसमें हम लोग डाल रहे हैं ऑब्जेक्ट को, मतलब तरल या लिक्विड में, तो ऐसी सिचुएशन में ऑब्जेक्ट क्या करता है, तैरता रहता है। तो इसमें बहुत सारे टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट पी है, क्यू है, ठीक है ना। तो पी जो है क्यू में डूब जाता है, तो इनके डेंसिटी में क्या रिलेशन होगा। तो आप लोग यहाँ से याद रखना, अगर कोई ऑब्जेक्ट डूब जाता है इट मीन्स उसकी डेंसिटी क्यू से ज्यादा होगी, ठीक है ना। तो यहाँ से ये पॉइंट क्लियर हो जाते हैं। आ जाइए इस पे कुछ और टॉपिक्स हैं उनको। अब देखिए, एक बायोंट फोर्स, बायोंसी फोर्स से नाम से जाना जाता है, इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। आप लोगों ने स्कूल टाइम में 9th 10th स्टैंडर्ड में
आर्किमिडीज का प्रिंसिपल पढ़ा होगा, ठीक है ना। तो बायोंट फोर्स उसी से रिलेटेड होता है। कभी आप लोग जैसे तालाब वगैरह में ये चीज फील किया होगा, जब भी तालाब में आप जाते हैं तो अपने भार को कम महसूस करते हैं, या फिर किसी ऑब्जेक्ट, मान लो कोई भारी वस्तु है, उसको अगर तालाब में डाल दो तो उसको उठाना आसान हो जाता है। क्यों? क्योंकि नीचे से वाटर लेवल से मतलब पानी के अंदर से भी एक फोर्स उस ऑब्जेक्ट पे ऊपर की तरफ काम करता है, ठीक है, जिसको अपथ्रस्ट फोर्स बोलते हैं, अपथ्रस्ट बोला जाता है। उसी को बोला जाता है बायोंट फोर्स बोला जाता है। देखिए यहाँ पे मैंने नोट्स लगा रखा है। यही आर्किमिडीज का प्रिंसिपल भी यही कहता है कि जब हम किसी ठोस ऑब्जेक्ट को किसी लिक्विड में पार्शियली या टोटली उस पर डिप करते हैं, तो वो कुछ वाटर क्या करता है, फ्लोट करता है बाहर। तो उन्होंने ये मेजर किया था कि जो फ्लोटिंग वाटर बाहर निकल करके आया है और जो ऑब्जेक्ट का मास है, दोनों सेम पाया था। तो यही आर्किमिडीज का भी प्रिंसिपल है, ठीक है ना। अब वो वाटर बाहर क्यों आया था? वो बायोंट फोर्स की वजह से आया था। तो देखिए क्या कह रहा है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन अ फ्लूइड, जब कोई ऑब्जेक्ट किसी लिक्विड में डाला जाता है, द फ्लूइड प्रेसेस ऑन द ऑब्जेक्ट इट ऑल डायरेक्शन, तो उसके चारों तरफ डायरेक्शन में पहली बात तो फोर्स लगता है, ठीक है ना, फ्लूइड की वजह से। क्या कह रहा है, द फोर्स दैट प्रेसेस अपवर्ड इज नोन एज बायोंट फोर्स। उन्हीं फोर्स में से जो ऊपर की तरफ लग रहा है, ये देखिए, जो ऊपर की तरफ धक्का दे रहा है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, बायोंट फोर्स बोलते हैं, ठीक है ना। अब देखिए, अब ये किससे रिलेटेड होता है, बायोंसी इज रिलेटेड टू एन ऑब्जेक्ट डेंसिटी। जो बायोंसी होती है ऑब्जेक्ट की डेंसिटी से रिलेटेड होता है। मतलब यहीं से पता चलता है कि कौन सी वस्तु डूबेगी, कौन सी तैरेगी, ठीक है ना। यहाँ से भी हम चीजें पता कर लेते हैं, क्योंकि डेंसिटी ही तो बताती है कौन सी वस्तु तैरेगी या डूब जाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये डेफिनेशन है, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे आ गया, हमने बायोन्स को डिस्कस कर लिया, आर्किमिडीज प्रिंसिपल भी जान लिया, ठीक है। आ जाइए अपने अगले टॉपिक को देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे मैंने ये नोट्स लगा रखे, जो मैंने अभी आप तक पढ़ाया है आप लोगों को। क्या होता है फोर्स, इसके डेफिनेशन, मैग्नीट्यूड क्या है, मस्कुलर फोर्स क्या होता है, कांटेक्ट फोर्स, नॉन कांटेक्ट फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, प्रेशर, ये सारी रिटन फॉर्म में है, इसको आप लोग पढ़ सकते हैं। मैंने ऑलरेडी आप लोगों को एक्सप्लेन करके बता दिया है, ठीक है। आ जाइए अब हम लोग कुछ इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं, जो कि एनसीईआरटी, ये सारे क्वेश्चन जो हैं एनसीईआरटी से लिए गए हैं, और कंटेंट भी हमने एनसीईआरटी से लिया हुआ है, ठीक है। तो आइए ये क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन है, कह रहा है, ये एक फिगर है, चित्र में दो लड़के ए और बी हैं, ठीक है ना। तो एक गुटके पर बल लगा रहे हैं, लगाते हुए दिखाया गया है इस फिगर में। क्या कह रहा है, यदि गुटका दाईं ओर जाता है, अगर दोनों लगा रहे हैं, ए बी फोर्स लगा रहा है, बी बी, पर गुटका जो है मूव किधर कर रहा है, दाईं साइड जा रहा है, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इसका मतलब, जो अगर जो ऑब्जेक्ट है इधर दाईं साइड इधर है ना, इधर मूव कर रहा है, तो इसका मतलब ए ने जो फोर्स लगाया वो बी वाले से ज्यादा लगाया होगा। तो ये वाला ऑप्शन देख लेते हैं, ए द्वारा लगाए गए बल का परिणाम मतलब मैग्नीट्यूड बी से अधिक है, तभी तो वो मूव किया दाहिने साइड, ठीक है ना। जिसका कम होगा उसके साइड मूव कर जाएगा। तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब यहां से देखिए बार बार क्वेश्चन पूछा गया है, ये सीटेट के पेपर में भी पूछा गया है कि जो प्रेशर होता है लिक्विड पे कैसे वर्क करता है। इसको हम इस क्वेश्चंस के थ्रू लेते हैं। देखिए क्या कह रहा है, चित्र में जल से भरा एक पात्र दिखाया गया है, जल के दाब के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। दाब, अब ये देखिए, एक वर्ड आप लोग याद रखिए, दाब जो होता है, प्रेशर जो होता है, गहराई, लिक्विड में गहराई में जाने पर बढ़ता है, ठीक है। क्या होता है, गहराई में जाने पे बढ़ता है, वहीं ऊंचाई पे जाने पर घटता है। तो प्रेशर की ये चीज एकदम से रट लीजिए, यहाँ से कई सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं कि जो दाब होता है गहराई में जाने पर क्या होगा, बढ़ेगा, वहीं ऊंचाई पर जाने पर क्या होता है, घटता है, घटता है, ठीक है ना। तो अब आ जाइए इस पे हम देखते हैं। ये तीन जगह पे, सपोज यहाँ पे तीन अगर हमने छेद कर रखे होते, यहाँ पे होल कर रखे होते ए बी और सी कंडीशन पे, तो जो सबसे नीचे छेद होता है ना, इसका जो प्रेशर होता है सबसे हाई प्रेशर होता है। यहाँ से वाटर बहुत दूर तक ये प्रेशराइज करेगा, ये उससे थोड़ा कम करेगा, ये उससे भी कम करेगा। मतलब जितनी ऊंचाई पे जाता जाएगा छेद, वो क्या होगा, प्रेशर जो होता है घटता जाता है। तो हमसे इसने यही पूछा है, ए बी सी में प्रेशर का क्या रिलेशन होगा। तो सी पे सबसे ज्यादा प्रेशर लगेगा, फिर बी पे उससे कम, ए पे सबसे कम लगेगा, ठीक है ना। तो ये ऑप्शन चेक कर लीजिए, पहला तो ए पे ज्यादा लगेगा, ये गलत हो गया। ए बराबर बराबर तो कहीं पे भी नहीं है।
अब कह रहा है ए पर दाब कम है, बी पर कम है, पर सी से उल्टा रिलेशन दिखा रहा है, गलत है। देखिए यहाँ पे सही रिलेशन दे रखा है, जो दाब सी पे है वो सबसे ज्यादा है, फिर बी पे है, फिर ए पे है, ठीक है ना। अभी हमने बताया कि गहराई में गया जो सबसे नीचे होगा उस पर सबसे ज्यादा प्रेशर लगेगा, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार बने हुए हैं, ठीक है। आज ये इस पे डिस्कस करते हैं। क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा बल संपर्की बल है, बताइए। कांटेक्ट फोर्स इसमें से कौन सा होता है। अभी मैंने बताया ग्रेविटेशनल फोर्स ये नॉन कांटेक्ट होता है, चुंबकीय फोर्स ये भी नॉन कांटेक्ट होता है, फ्रिक्शनल फोर्स ये हमने बताया था आपको क्या होता है, कांटेक्ट फोर्स, इसे सरफेस की जरूरत पड़ती है, ये आ गया। और स्थिर विद्युत बल ये भी नॉन कांटेक्ट में हमारा आ जाता है। आ जाइए आगे, कुछ और क्वेश्चन है, इनको भी हम फटाफट से डिस्कस कर लेते हैं। ये क्या कह रहा है कि कह रहा है जब भी संपर्क में आने वाली सतहें एक दूसरे के सापेक्ष गति करने की प्रवृत्ति रखती हैं या गति करती हैं तो घर्षण बल कार्य करता है। अब ये पूछ रहा है कि घर्षण बल जो होता है, वैसे ये फ्रिक्शन का टॉपिक है, मैं फ्रिक्शन चैप्टर लूंगा तो उसमें और डिटेल में बताऊंगा। ये पूछ रहा है कि क्या फ्रिक्शन फोर्स जो होता है केवल ठोस में लगता है या केवल लिक्विड में लगता है या केवल गैस में, ऐसा नहीं होता। जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है वो सारे अपने स्टेट में लगता है, ठीक है ना। मतलब ठोस द्रव गैस सभी उस अवस्थाओं में लगता है, तो ये इसका ऑप्शन जो होगा 4 करेक्ट हो जाएगा। चाहे वस्तु ठोस हो, गैस हो या द्रवित कुछ भी हो, उस पे सेम वर्क करता है, ठीक है। इसको जब हम लोग फ्रिक्शन चैप्टर करेंगे तो एक बार इस क्वेश्चन को अच्छे से और डिस्कस कर लेंगे, ठीक। अब ये देखिए क्वेश्चन पूछा गया था प्रैक्टिस सेट में, एनसीईआरटी में ही, एनसीईआरटी का टॉपिक है। कह रहा है चाकू की धार को सतह से रगड़कर तेज करने में से कौन सा सबसे उपयोगी होगा। मतलब चाकू को तीखा करने के लिए ऑप्शन क्या दे रखा है, पत्थर, लकड़ी का गुटका, प्लास्टिक का गुटका, कांच का गुटका। तो इसको पत्थर पर रगड़ा जाएगा तो जल्दी से उसका जो एरिया है वो घट जाएगा, ठीक है ना, आसानी से। तो ये और जो हमारा नाइफ है, चाकू है, वो और तीखा हो जाएगा, ठीक है। ये कुछ लास्ट क्वेश्चंस बचे हुए हैं, इनको भी हम लोग फटाफट से डिस्कस कर लेते हैं जल्दी जल्दी से। इसमें क्या कह रहा है, यदि हम दरवाजे के कब्जे पर तेल लगाते हैं तो घर्षण क्या होगा। ये सारे कुछ क्वेश्चन हमने फ्रिक्शंस के ले लिए हैं, तो देखिए इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। स्नेहक मतलब कोई भी लिक्विड या ग्रीस वगैरह लगाया जाता है तो वहां पर क्या होता है, फ्रिक्शन घट जाता है, तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे भी देखिए ये भी फ्रिक्शन का ही क्वेश्चन है। कह रहा है लड़का लकड़ी पे वो कह रहा है घर्षण को कम करने के लिए इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। लकड़ी की सतह पर टैल्कम पाउडर लगाया जाता है। कई बार आप देखते होंगे कैरम बोर्ड खेलने वाले लोग होते हैं ना, एक पाउडर छिड़कते हैं, ठीक है ना। तो उससे क्या होता है, फ्रिक्शन घट जाता है, ठीक। तो ये वहीं से लिया हुआ क्वेश्चन है। वैसे ये दोनों क्वेश्चन हमारे फ्रिक्शन के हैं, ये मैं फ्रिक्शन टॉपिक एक बार जब बता दूंगा तो आप लोगों को और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है बारिश में स्कूटर सड़क के एक मोड़ पर फिसल जाता है, ऐसा किस बल के कारण होता है। आप लोग देखते होंगे सड़कों को एक जिधर हम लोग मुड़ते हैं उधर डाउन भी किया जाता है, ये सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए किया जाता है, मतलब अभिकेंद्र बल को मेंटेन करने के लिए किया जाता है, सेंटर की तरफ फोर्स लगता है, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन हो गया। इस वाले क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है कि वायुमंडलीय दाब किसके द्वारा मापा जाता है, तो ये बैरोमीटर होता है, इससे ये भी याद रखना, पूछा जाता है क्वेश्चन। अब कह रहा है निम्नलिखित में कथनों पर विचार करें। कह रहा है ऊंचाई में वृद्धि के साथ वायुमंडलीय दाब घटता है, ठीक है ना। तो ये क्या कह रहा है, इसमें पूछ रहा है कौन सा सही होगा। नीचे क्या कह रहा है, ऊपर दिए गए कथनों में से कौन से सही हैं, ठीक है ना। दूसरा क्या कह रहा है, द्रव का दाब समान क्षैतिज स्तर पर सभी बिंदुओं पर समान रहता है, बिल्कुल सही बात किया गया है। अगर कोई द्रव है ना एक ही स्टेट में है तो समान रहेगा, ऊपर नीचे है तो घटेगा बढ़ेगा, नीचे घट ज्यादा होता है ऊपर कम होता है, ठीक है ना। तो ये तो सही है सेकंड वाला। तीसरा कह रहा है मनुष्यों में रक्तदाब मस्तिष्क की तुलना में पैरों पर अधिक होता है, ये भी बात सही है, ठीक है ना। क्योंकि ये नीचे जितना नीचे आएगा प्रेशर उतना ज्यादा होता है, तो इसका जो ये सी ऑप्शन है केवल 2 और 3 ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है ना। आगे क्या कह रहा है, किसी द्रव में गहराई पर दाब कैसा होता है। अभी मैंने बताया द्रव में गहराई पर जाने पर दाब क्या होता है, बढ़ता जाता है, अधिक हो जाता है, ठीक है। ये टॉपिक हो गया। ये दो क्वेश्चन और बचे हुए हैं। क्या कह रहा है, दाब किसके साथ बढ़ता है। दाब अभी मैंने बताया कि गहराई के साथ जाने पर बढ़ता है, तो ये इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब कह रहा है ऊंचे शिखरों पर समुद्र तल की तुलना में वायुमंडल दाब होता है, कम होता है। मतलब हमने बताया ना कि ऊंचाई पर जाने पर दाब कम होगा और गहराई में जाने पर दाब बढ़ता है, तो इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि ऊंचाई पर शिखर पे जाने पर समुद्र तल की अपेक्षा दाब जो होता है कम हो जाता है। ये हो गया टॉपिक हमारा।
अगला क्या कर रहा है, कह रहा है किसी सतह के इकाई क्षेत्र के लंबवत कार्यरत बल को, ये तो दाब की ही डिफिनेशन है, प्रेशर की ही डिफिनेशन है, इसे हम लोग दाब कहते हैं। ठीक है, आज हम लोगों ने इतने सारे क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए, प्रेशर और वो फोर्स को हमने अच्छे से डिस्कस कर लिया। ठीक है ना, तो इस वीडियो में हम यहीं तक रखते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट चैप्टर अपना फ्रिक्शन या कोई जो साइंस के चैप्टर बचे हुए हैं उनको डिस्कस करेंगे जहां से अच्छे क्वेश्चंस लिए जाते हैं। ठीक है ना, तो आज की वीडियो को यहीं तक रखते हैं। थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय, टेक केयर।